20 दिसंबर शनिवार के दिन कट्टरपंथियों की एक भीड़ ने एक घर के दरवाजे को बाहर से बंद करके पेट्रोल डाला और पूरे घर को आग के हवाले कर दिया। इस बर्बर कृत्य में एक 7 साल की बच्ची जलकर राख हो गई। इसके एक दिन पहले ही दीपू चंद्रदास नाम के एक हिंदू युवक को पहले तो बुरी तरह पीटा गया, घसीटा गया, फिर उसे अधमरी हालत में लटकाकर जला दिया गया। ये सब कुछ हो रहा है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में। हालांकि बांग्लादेश का निर्माण धार्मिक आधार पर नहीं बल्कि भाषा और कल्चर के आधार पर हुआ था। बांग्लादेश जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था कि ज़्यादातर आबादी बांग्ला भाषी थी। यहाँ उर्दू बोलने वाले लोग बहुत ही कम मात्रा में थे। लेकिन अगस्त 2024 में एक बड़ा राजनीतिक संकट तब उत्पन्न हो गया जब भारी विरोध के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और भारत में शरण ली। शेख हसीना के पद छोड़ने के बाद बांग्लादेश में कई हमले हुए। इन हमलों में मंदिरों, घरों, अल्पसंख्यकों की दुकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। देश के लगभग सभी हिस्सों में चोरी, लूट और हत्या की खबरें आईं। इस तरह तब से जो सिलसिला शुरू हुआ उसमें ये बात साफ दिख रही है कि कभी कल्चर और भाषा के आधार पर भारत की मदद से आजाद हुआ देश आज पूरी तरह इस्लामिक कट्टरपंथ की राह पर चल पड़ा है और पाकिस्तान के रंग में रंगता दिख रहा है। बांग्लादेश आज जिस हालत में है उसको अच्छी तरह समझने के लिए हमें बांग्लादेश बनने की कहानी अच्छी तरह जाननी होगी। दरअसल जब अगस्त 1947 में भारत से ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो भारत का विभाजन 2 नेशन थ्योरी के आधार पर किया गया। यह सिद्धांत मानता था कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग देश हैं और उनके लिए अलग अलग मातृभूमि होनी चाहिए, जिसका नतीजा रहा पाकिस्तान का निर्माण। लेकिन पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, पश्चिमी पाकिस्तान जिसमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत शामिल थे, और पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बना। हालांकि पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति अपने आप में अनस्टेबल थी क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान जो ऐतिहासिक रूप से बंगाल का हिस्सा था, वहाँ की संस्कृति, भाषा, खान पान और सोशल स्ट्रक्चर पाकिस्तान के फ्यूडल और ट्राइबल कल्चर से बिल्कुल अलग था। अब क्योंकि पाकिस्तान का सेंटर ऑफ पावर पश्चिमी पाकिस्तान में ही था, इसलिए पाकिस्तान की कुल आबादी का 56% पूर्वी पाकिस्तान में होने के बावजूद भी उसे पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली हाशिए पर धकेल दिया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान की सत्ता में बैठे लोग बंगालियों को रेसली और कल्चरली अपने आप से छोटा मानते थे और यही भेदभाव आगे चलकर संघर्ष का सबसे बड़ा कारण बना। पाकिस्तान के गठन के तुरंत बाद 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका का दौरा किया और घोषणा की कि पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा केवल उर्दू होगी। यह घोषणा बंगालियों के लिए उनके अस्तित्व पर खतरा थी क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में उर्दू 1% से भी कम लोगों द्वारा बोली जाती थी, जबकि 98% लोगों की मातृभाषा बांग्ला ही थी। इसके ठीक 4 साल बाद 21 फरवरी 1952 को ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अपनी मातृभाषा के सम्मान में एक जुलूस निकाला। इस जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई जिसमें 6 निहत्थे छात्रों की मौत हो गई। यह घटना इतिहास में एक निर्णायक मोड़ थी। उन शहीद छात्रों का खून बंगाली नेशनलिज्म का आधार बना और यहीं से बांग्लादेश की आजादी के बीज बोए गए। उस दौर में पूर्वी पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जूट उत्पादक था। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की कुल विदेशी मुद्रा आय का 50 से 70% हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान के जूट एक्सपोर्ट से आता था। लेकिन इस इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान के विकास के लिए खर्च किया जाता था। पूर्वी पाकिस्तान से कच्चा माल ले जाकर पश्चिमी पाकिस्तान के कारखानों में तैयार माल फिर पूर्वी पाकिस्तान में ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। कुल मिलाकर देखें तो पाकिस्तान की सत्ता में बैठे लोग पूर्वी पाकिस्तान को एक कॉलोनी की तरह यूज कर रहे थे। बहरहाल इधर 1958 में जनरल अयूब खान ने तख्ता पलटकर सत्ता की लगाम अपने हाथ में ले ली, जिससे बंगालियों की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और भी कम हो गई। हालांकि आवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने इसका विरोध किया, लेकिन अयूब खान ने इसे देश तोड़ने की साजिश करार दिया और शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजीबुर रहमान पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, लेकिन सरकार का यह दांव उल्टा पड़ गया और जनता ने मुजीब को गद्दार मानने के बजाय अपना हीरो बना लिया। यह जनाक्रोश देखते ही देखते एक बड़े आंदोलन में बदल गया।
इस आंदोलन ने अयूब खान के शासन का अंत कर दिया और सत्ता जनरल याहिया खान के हाथों में आ गई। जनरल याहिया खान ने सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तान के इतिहास में पहले आम चुनाव की घोषणा की। चुनाव के नतीजों में आवामी लीग को बहुमत मिला, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सैन्य ताकत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो को एक बंगाली के हाथ में सत्ता सौंपना स्वीकार नहीं था। भुट्टो ने धमकी दी कि पश्चिम पाकिस्तान से जो भी मेंबर ढाका में विधानसभा सत्र के लिए जाएगा उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। भुट्टो ने उधर तुम इधर हम का नारा दिया, जो पाकिस्तान के विभाजन का बहुत बड़ा संकेत था। जनरल याहिया खान ने भुट्टो के दबाव में आकर 1 मार्च 1971 को नेशनल असेंबली का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया, जिससे लोग सड़कों पर उतर आए और असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। शेख मुजीब इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। उन्होंने लोगों को निर्देश दिया कि जिसके पास जो कुछ भी है उसी से दुश्मन का सामना करें। हालत ऐसी हो गई कि 1 मार्च से 25 मार्च तक पूर्वी पाकिस्तान पर पूरी तरह शेख मुजीब का शासन था। सरकारी दफ्तर, बैंक और पुलिस सब उनके आदेश का पालन कर रहे थे। इधर पूर्वी पाकिस्तान पूरी तरह से हाथ से निकलता देख मार्च के दूसरे हफ्ते में याहिया खान ढाका आए और एक तरफ मुजीब शेख से बातचीत का नाटक करते रहे और दूसरी तरफ भारी मात्रा में हथियार और सेना का डिप्लॉयमेंट करते रहे। और फिर 25 मार्च 1971 की रात को पाकिस्तान की सेना ने अपने ही जनता के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। टैंक, तोपखाने और मशीन गन का यूज निहत्थे नागरिकों पर किया गया। लोगों को लाइनों में खड़ा करके गोली मारी गई। हिंदू बहुल इलाकों को घेर लिया गया और घरों को आग लगा दी गई। जो लोग जलते घरों से बाहर निकले उन्हें गोली मार दी गई। पाकिस्तानी सेना की बर्बरता से बचने के लिए लाखों लोग सीमा पार करके भारत में आने लगे। दिसंबर 1971 तक ये संख्या 1 करोड़ तक पहुंच गई। भारत के कई बॉर्डर स्टेट्स में शरणार्थियों की संख्या स्थानीय आबादी से भी ज्यादा हो गई। शरणार्थियों के बढ़ते दबाव और पाकिस्तानी सेना के अत्याचार के खिलाफ भारत की इंदिरा गांधी सरकार ने एक बड़ा और निर्णायक जवाब देने का फैसला किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना पर हमला कर दिया। हमला इतना जोरदार था कि पाकिस्तान को संभलने का मौका ही नहीं मिला। 16 दिसंबर की सुबह तक भारतीय सेना ढाका के बाहरी इलाकों में प्रवेश कर चुकी थी। पाकिस्तानी सेना के कमांडर का मनोबल टूट चुका था और फिर 16 दिसंबर 1971 को शाम 4:30 बजे ढाका के रेड कोर्स मैदान में एक ऐतिहासिक घटना घटी। जनरल नियाजी ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह पूर्वी पाकिस्तान का अस्तित्व समाप्त हो गया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जिस व्यक्ति के संघर्षों की वजह से बांग्लादेश अस्तित्व में आया, उसकी बेटी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को ही अपनी जान बचाने के लिए बांग्लादेश छोड़कर भारत में आना पड़ा। कट्टरपंथियों ने अपने ही नेता के घर को आग के हवाले कर दिया और आवामी लीग के कई लीडर्स की जान खतरे में पड़ गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये वही बांग्लादेश है जिसके लिए भारत ने अपनी सेना को एक बड़े युद्ध में झोंक दिया था, या फिर अब कट्टरपंथ ISI और पाकिस्तान के हाथों में खेलकर एक बार फिर पूर्वी पाकिस्तान बनने की राह पर है? आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।